वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंटीग्रेटेड सीसीएस रूल्स का कोर्स है, आपके लिए अवेलेबल है। क्लास नंबर आप देखोगे ये थर्ड नहीं है, थर्ड हम आपको करा चुके हैं, इसको हम करेक्शन कर देंगे, यहाँ पे ये फोर्थ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 4 नंबर की क्लास है जो आज आपको देखने को मिलने वाली है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर होता क्या है, पोस्ट स्पेसिफिक जितना भी सिलेबस है, चाहे वो आपका केवीएस में काम आए, आईसर के अंदर काम आए, एमसीआरई के सिलेबस में हो या आईआईटी के हो या एनआईटी के हो, सारे के सारे जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन हैं, इंक्लूडिंग असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी आपको पता है पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है आपको बता देते हैं। सीजीएचएस के बारे में बात करेंगे। सीजीएचएस जब भी हम पढ़ते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है एक स्कीम है सीजीएचएस। इस स्कीम को क्या बोलते हैं? इस स्कीम को बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। किस नाम से होता है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, किस नाम से मिलेगा इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से होता है। इसके अंदर वेरियस सिटीज है जो कवर्ड है। तो सिटीज में जब भी आप बात करोगे तो बेसिकली जितनी भी सिटीज है ना वो सारी की सारी कवर्ड होती है इसके। ठीक है, अब मान लो आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हो, तो विलेज एरिया से बिलोंग करते हो तो आपके नियरेस्ट जो सिटी है वो सिटी डेफिनेटली इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब आप मानो जैसे आप पटना के किसी आसपास के जो विलेज से बिलोंग करते हैं तो पटना शहर आपको मिल जाएगा, पुणे के आसपास है तो पुणे मिल जाएगा, है ना, कानपुर के आसपास है तो कानपुर मिल जाएगा, आगरा के आसपास है तो आगरा मिल जाएगा, चंडीगढ़ के आसपास है तो चंडीगढ़ मिल जाएगा। इस तरह से मेजर मेजर सिटीज है इसके अंदर कवर्ड होती हैं सीजीएचएस के बारे में। ठीक है, सीजीएचएस के वेलनेस सेंटर्स के नाम से आप है देखोगे, इनकी ऐप भी अवेलेबल है सीजीएचएस की। तो ऐप के अंदर क्या है कि जो सीजीएचएस की जो दायरा है वो 5 किलोमीटर का कवरेज होता है इसका, 5 किलोमीटर के रेडियस का। ठीक है, यानी कि जो सीजीएचएस के वेलनेस सेंटर है ऑल सीजीएचएस कवर्ड सिटीज में वो आपको 5 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ सीजीएचएस वेलनेस सेंटर। ठीक है, चलो क्लियर हो गया आपको कि 5 किलोमीटर के दायरे में होता है आपका ये। अब मान के चलो अगर सीजीएस एम्प्लॉइज जो कवर्ड एरिया है उसके बाहर अगर रहते हैं तो ऑब्वियसली वो भी इस तरह के ये हो गया एरिया। अब यहां पे क्वेश्चन हम राइज करते हैं, इफ if employee residing outside, if employee, तो देखो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इफ एम्प्लॉइज रिजाइडिंग आउटसाइड द सीजीएचएस कवर्ड एरिया देन विच रूल एप्लीकेबल। कि सीजीएचएस की जो सिटी है उससे तो वो बाहर रहता है, लेकिन अब कौन सा रूल है जो उस पर एप्लीकेबल होने वाला है? तो आपने ये चीज़ याद रखना है, उन पर लगेगा सीएसएमए रूल। ठीक है, कौन से लगेंगे? सीएसएमए रूल जो आपका 1944 के अंदर आया था। तो अगर एम्प्लॉय पोस्टेड है नॉन कवर्ड एरिया जो सीजीएचएस के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि सीजीएचएस का जो कवर्ड सिटी है उसके बाहर अगर एम्प्लॉय चला जाता है और उसकी फैमिली पोस्टेड रहती है ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर, यानी कि जो सीजीएचएस कवर्ड एरिया है वहां पे उनकी फैमिली रहती है, तो क्या फैमिली एलिजिबल होती है सीजीएचएस के लिए? क्योंकि एम्प्लॉय तो पोस्टेड है भाई, सीजीएचएस की फैसिलिटी वहां पे तो अवेलेबल है नहीं, तो फैमिली एलिजिबल रहेगी अवेल करने के लिए सीजीएस फैसिलिटी या नहीं रहेगी? ये बात आपने बतानी है। तो आंसर इसका डेफिनेटली यस होने वाला है। ठीक है, तो नॉन कवर्ड एरियाज में है तो हम यहां पे लिखेंगे फैमिली कवर्ड इफ रिजाइडिंग इन सीजीएचएस कवर्ड एरियाज। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई एम्प्लॉय है उसकी अगर ट्रांसफर हो जाती है, पोस्टिंग हो जाती है, तो जो उनका ओरिजिनल प्लेस है, ओरिजिनल पोस्टिंग प्लेस, और ये मान के चलते हैं कि वहां पे सीजीएचएस है, सीजीएचएस कवर्ड,
तो फैमिली है वो डेफिनेटली कवर्ड होगी क्योंकि वो रिजाइड करती है सीजीएचएस के कवर्ड एरियाज के अंदर। तो ये एक सवाल बनता है जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखो क्या है इसके अंदर एप्लीकेबिलिटी क्या है कि किस किस पर एप्लीकेबल होता है ये सीजीएचएस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेबल किस किस पर है। चलो देखो एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं इसके अंदर। ऑल एम्प्लॉइज जो भी सिविल एस्टीमेट से पेड होते हैं, जिनको तनख्वाह सिविल एस्टीमेट से मिलती है, ठीक है, केवल रेलवे एम्प्लॉइज को छोड़ दो। रेलवे एम्प्लॉइज को भी देखो सिविल एस्टीमेट से मिलती है, बट उनका क्या है, रेलवे का अपना रूल्स हैं, अपने मेडिकल फैसिलिटीज की चीजें हैं, सारी की सारी चीजें हैं। और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का भी अलग है, ठीक है, दिल्ली के जो प्रशासन का है उसका अलग है, और रेलवे की सर्विसेज है उनका अलग है। ठीक है, बाकी सारे के सारे और उनके फैमिली मेंबर्स एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, सीजीएचएस के लिए। तो ऑल टू सिविल एम्प्लॉयज, ठीक है, ऑल टू सिविल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट रेलवे, एक्सेप्ट रेलवे एंड रेलवे के अलावा और कौन सा है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इन पर ये एप्लीकेबल रहता है, आपको पता लग गया होगा। अब एक बात मान के चलते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको फॉरेन सर्विस पे वो चले जाते हैं, तो फॉरेन असाइनमेंट मिला, अब फॉरेन असाइनमेंट की वजह से उनको सीजीएस फैसिलिटी को डिप्राइव करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, तो बिल्कुल डिप्राइव्ड उनको नहीं रखा जाएगा सीजीएचएस से, क्योंकि उनकी जो फैमिलीज हैं वो ऑटोमेटिकली है जो कंटिन्यू करेंगी सीजीएचएस की फैसिलिटीज को, अगर वो रिजाइड करती है सीजीएचएस की सिटीज के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो सीजीएचएस के जो कार्ड हैं एम्प्लॉइज के, वो चाहे वो फॉरेन सर्विस में रहे उनके एक्टिव रहेंगे। अगर फॉरेन सर्विस के दौरान अगर उनका वापस आना हुआ और कभी सीजीएचएस की जो कवर्ड एरियाज की सिटीज है, तो उसमें डेफिनेटली उनका भी काम करेगा और उनकी फैमिली का तो पहले से ही काम करेगा सीजीएचएस की फैसिलिटी। ठीक है, चलो वैसे ये एक तो इनको एप्लीकेबल था, एक किनको एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। इसके अंदर एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपने याद रखना है कि एक तो देखो रेलवे इसके अंदर काउंट नहीं होता, रेलवे तो रेलवे काउंट नहीं होता, एक आपका काउंट नहीं होगा, दूसरा जो है वो आर्म्ड फोर्सेस वाला, आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के पेंशनर्स हुए आपके, और एक रेलवे के जो है पेंशनर्स होंगे, रेलवे पेंशनर्स, ये सीजीएचएस के अंदर कवर्ड नहीं होते। बाकी सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, वो सीजीएचएस की फैसिलिटी के दायरे में आपके आ जाते हैं। ठीक है, चलो तीसरा आपने देखा होगा सेंटर की जो पुलिस है दैट इज दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस के अंदर ये एप्लीकेबल हो जाता है दिल्ली पुलिस पे, एंड देयर फैमिलीज, एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर हो जाता है, उनकी फैमिलीज पे हो जाता है, पीएसयू के अंदर हो जाता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन पे ये एप्लीकेबल हो जाता है। गवर्नर्स हैं, एक्स गवर्नर जो भी हैं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्स गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स हैं, और यूटीज के आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, इन पर लागू हैं एंड इनकी फैमिलीज पर लागू हैं। ठीक है, सीजीएचएस की फैसिलिटी। वाइस प्रेसिडेंट है, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, उनकी फैमिलीज होती हैं, उन पे ये लागू होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉइज हैं, उन पर भी अब ये लागू हो गया है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो डेपुटेशन पर हैं ऑटोनोमस बॉडीज में, स्टैचुरी बॉडीज में, उन पर ये लागू है, उनकी फैमिली पर ये लागू हो जाता है। शॉर्ट टर्म पे डेपुटेशन पे हैं, उनको भी सीजीएचएस की फैसिलिटी मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को। ठीक है, डिफेंस के जैसे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज हैं जो, अब इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज कौन से होंगे, डिफेंस के, चलो यहाँ पे लिख देते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज, डिफेंस इंडस्ट्रीज में लिख देते हैं जैसे नेवल डॉकयार्ड है, नेवल डॉकयार्ड है, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो है, सीओडी बोलते हैं, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो है, एएफएमएसडी है, ये सारी की सारी फैसिलिटी हैं जो आर्म्ड फोर्स के जो हैं, ये सारे के सारे इसमें है, ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती है इनके लिए। ठीक है, योगा और नेचुरोपैथी वाले जो एम्प्लॉई है ना सेंट्रल काउंसिल के,
या ललित कला अकादमी वाले हैं, या इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स वाले हैं, इनको भी सीजीएचएस की फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि इनको भी ये फैसिलिटीज दी जाती है। एयर इंडिया से जो भी परमानेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनको भी सीजीएचएस की फैसिलिटी दी जाती है, बट अब नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलो, बट फिर भी आप ये पढ़ के चलोगे कि जितने भी एलिजिबल परमानेंट जो एम्प्लॉयज थे एयर इंडिया के, कब की बात है ये याद रखना आप। जब से ये इसका प्राइवेट हाथों में गया है, टाटा को गया है, उससे पहले से, तब तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था। तो उनके जितने भी मेंबर्स हैं, रिटायरीज हैं, उनको सीजीएचएस के कार्ड की फैसिलिटीज कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है उनको। ठीक है, ओपीडी रेफरल्स जो भी फैसिलिटीज वो यूज करते हैं, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उन पर ही एप्लीकेबल है। यूनियन टेरिटरीज के जितने भी पेंशनर्स हैं, छोड़ के दिल्ली और चंडीगढ़ को, वो सीजीएचएस की फैसिलिटी ले पाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स की तरह। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वाले एम्प्लॉयज हैं, अभी हमने आपको बता ही दिया, मान लो वो ऐसी जगह पे पोस्टेड हो जाते हैं, तो उनकी फैमिली अगर सीजीएचएस की कवर्ड सिटीज के अंदर रहती है तो डेफिनेटली उनको ये फैसिलिटी का बेनिफिट मिल जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, अब केवीएस की देखो, आप बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, तो केवीएस के अंदर जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के हैं, चाहे सर्विंग हो, ठीक है, एंड रिटायर्ड हो, उन सबको ये फैसिलिटी से जो है बेनिफिट मिलता है। सीजीएस के जितने भी वेलनेस सेंटर है, वहाँ से वो मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट है सारे के सारे। तो एप्लीकेबिलिटी आपको पता लगी होगी, 15 से 20 पॉइंट मिनिमम आपने याद रखने हैं जिन पर ये लगभग एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, चलो, अब जैसे यही फैसिलिटी एम्स के अंदर अगर आप देखोगे, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर आप देखोगे, जिपमर के अंदर आप देखोगे, तो ये जितने भी जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें क्या है, इनकी अपनी स्टाफ फैसिलिटीज है, इनकी अपनी स्टाफ फैसिलिटीज है। ये इनके लिए सीजीएचएस नहीं होता है, क्योंकि इनको बाहर दिखाना नहीं है। एम्स है, एम्स के एम्प्लॉई हैं, उनको एम्स के अंदर दिखाना है, पीजीआई के एम्प्लॉई हैं, उनको पीजीआई के अंदर दिखाना है, जिपमर के एम्प्लॉई हैं, उनको जिपमर के अंदर दिखाना है ना, क्योंकि ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, ये नंबर 2 है इंडिया में, इस तरह से ये इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है। तो इनके लिए सीजीएचएस की फैसिलिटी नहीं है, बट यहाँ पे इनको मेडिकल फैसिलिटीज फुल प्रूफ दी जाती है कि इनका कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, अगर लगा है पैसा, अगर मान लो एम्स के एम्प्लॉय का कहीं पे बाहर पैसा लगा, तो उनका जो रिम्बर्समेंट है वो मिल जाता है इनको। ठीक है, रिम्बर्समेंट अलाउड, अगर कोई चीज़ ऐसी है तो उनके लिए रिम्बर्समेंट अलाउड होता है। रिम्बर्समेंट अलाउड इफ नॉट एनीथिंग इन एम्स, पीजीआई एटसेट्रा। ठीक है, अगर इनके पास वो फैसिलिटी नहीं है तो आपको रिम्बर्स हो जाएगी ये सारी चीज़। चलो, सीजीएचएस का हमने बार बार जिक्र किया, तो सीजीएस के कार्ड के बारे में जरूर पढ़ लेते हैं कि इसका एक कार्ड बन जाता है, उस कार्ड की क्या फैसिलिटीज़ है। जितने भी सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि आप अपने सीजीएचएस कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन के बाद में अपना जो प्रिंट आउट निकालें, हार्ड कॉपी सबमिट करें, फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी लगा के डिपार्टमेंट जहाँ पे वो करंटली काम करते हैं वहाँ पे वो उसको दें। उसके बाद क्या है, कंसर्न जो भी एडिशनल डायरेक्टर है सीजीएचएस का इश्यू करने के लिए कार्ड्स को, वो उनको इश्यू करेगा। एक कॉपी एडिशनल डायरेक्टर को कंसर्न सिटी में दी जाएगी, और अदर कॉपी है वो एम्प्लॉयर अपने पास रखता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयर अपने पास रखता है। जैसे आप मान लो ऑडिट के अंदर काम करते हैं, तो ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा, दूसरी कॉपी है जो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कंसर्न सिटीज को भेज देगा। समझ में आया? तो सीजीएचएस क्या करता है, पूरा का पूरा जो आपका एप्लीकेशन है उसको स्क्रूटनाइज करेगा। भाई, आपकी सैलरी कितनी है, आधार कार्ड पैन कार्ड के नंबर्स क्या हैं, अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, आपके डिपेंडेंट्स के हैं वो पता होने चाहिए, फोटोग्राफ्स आपके चाहिए, आपके डिपेंडेंट्स के चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये चाहिए होती। ठीक है, जो भी रिटायरिंग एम्प्लॉयज होता है उसको पेंशनर कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है 6 महीने रिटायरमेंट से पहले। ऑनलाइन हो सकता, अब ये फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो सीजीएचएस का कार्ड है, आपको पता है, सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए, और पेंशनर्स के लिए। और पेंशनर्स को जो अप्लाई करना होता है वो 6 मंथ अपनी रिटायरमेंट से पहले इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है।
तो सीजीएचएस का कार्ड है, एलिजिबल पेंशनर्स को दे दिया जाता है, फैमिली पेंशनर्स को दे दिया जाता है ना। तो अब आपसे पूछा जाएगा उनकी पेंशन कहाँ से ड्रॉ होगी, तो सिविल एस्टीमेट से ही ड्रॉ होती है। जो भी केंद्र सरकार का सेंट्रल सिविल एस्टीमेट्स है उनसे उनको सैलरी ड्रॉ होती है। ठीक है, और उनके फैमिली मेंबर्स को भी मिलता है। लेकिन ये जो फैसिलिटीज है सीजीएचएस कार्ड, ये तभी एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल, ये कब एप्लीकेबल है, इफ पेंशनर इज नॉट अवेलिंग, pensioner is not availing FMA, FMA यहाँ पे हैश लगा देते हैं और यहाँ साइड में लिखेंगे हम FMA क्या होता है, FMA। तो FMA होता है बच्चों आपके लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। या तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहा हो कोई पेंशनर, तो उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी भाई, फिक्स आपको पैसा मिल रहा है, आप उसमें से ट्रीटमेंट करवाते रहो। लेकिन अगर ये नहीं ले रहे हो आप, तो आपको सीजीएचएस कार्ड है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो एज इट इज सर्विंग एम्प्लॉय की तरह आपका काम करने वाला है। कैशलेस बेनिफिट्स मिलते हैं, आईपीडी हो या ओपीडी हो, जो भी ट्रीटमेंट है वो सब कैशलेस हो जाता है उन पेशेंट्स का। ठीक है, चलो। लेकिन कार्ड की फैसिलिटी भी है। एक ये कार्ड आईपीडी कार्ड होता है। तो आईपीडी का मतलब क्या होता है, इनर पेशेंट डिपार्टमेंट। तो जब भी आप एडमिट होते हो तभी इसका बेनिफिट मिलता है। एक तो इसका मतलब ये होता है इंडोर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, आपको एडमिट होना पड़ा, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो आईपीडी ओनली कार्ड होता है, उसमें केवल उसी टाइम पे मिलेगा जब आप एडमिट होगे। ठीक है, देखो बच्चों, आपको ये पता है अगर पेंशनर सीजीएचएस कार्ड अपना बनवाता है तो एप्लीकेशन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सीजीएचएस की जो सिटी कंसर्न है, जिस एरिया में वो आते हैं, उसको वो भेजते हैं। किसको भेजते हैं, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के एडिशनल डायरेक्टर को उस कंसर्न एरिया के भेजा जाता है। तो उसके साथ साथ अगर आप देखोगे एक पेमेंट भेजी जाती है, जो पेमेंट एक भारत कोष के नाम पर पेमेंट होती है, एक चालान जनरेट हो जाता है भारत कोष के नाम पे, एक प्रूफ ऑफ पेमेंट की तरह। ठीक है, और जो वो कंट्रीब्यूशन होता है, जो अमाउंट होता है, वो लगभग लगभग आप देखा जाए तो 120 टाइम्स होता है। 120 टाइम का मतलब हुआ 10 साल का जो सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन रेट है उसके हिसाब से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे ही फिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेंशनर। ठीक है, पेंशनर्स, यहाँ पे लिखेंगे रिटायरमेंट, यहाँ पे लिखेंगे बिफोर, सॉरी ये बिफोर रिटायरमेंट है, टाइम ऑफ रिटायरमेंट कह सकते हैं इसको, टाइम ऑफ रिटायरमेंट। टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे क्या करेंगे, इसको कट करेंगे बच्चों अभी, एप्लीकेशन टू एडिशनल डायरेक्टर, एप्लीकेशन टू एडिशनल डायरेक्टर सीजीएचएस सिटी, जो उनकी सिटी है उसके एडिशनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन भेजते हैं। ठीक है, किसके लिए, कार्ड के लिए, और साथ के साथ करते हैं एक पेमेंट। ठीक है, पेमेंट, और वो पेमेंट है वो कितनी होती है, हमने आपको बताया है 120 टाइम्स और 10 years of existing CGHS contribution। ठीक है, तो जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका करते हैं। अब वो कितना करते हैं वो याद रखने वाली बात है। ठीक है, अगर आप लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक रिटायर होने जा रहे हो तो आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, इस पॉइंट को याद रखना। और अगर आप लेवल 6 पे रिटायर होने जा रहे हो तो आपको 54,000 रुपये भरने पड़ते हैं एक मुश्तई। और अगर लेवल 7 से लेवल 11 पे आप रिटायर हो रहे हो तो आपको 78,000 रुपये भरने पड़ते हैं पेमेंट के तौर पे, कंट्रीब्यूशन ऑन भारत कोष।
और अगर लेवल 12 या इससे अबव आप रिटायर होते हो तो आपको 1,20,000 देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 1,20,000 अबव द लेवल 12 देना पड़ता है। तो याद रखेंगे आप ये कंट्रीब्यूशन का टेबल, 30,000 देना पड़ता है, 54,000 देना पड़ता है, 78,000 देना पड़ता है, 1,20,000। लेवल 1 to 5 है, फिर लेवल 6 है, फिर लेवल 7 to 11 है, और फिर लेवल 12 एंड अबव है। ठीक है, अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं उसको स्क्रूटनाइज कौन करेगा? एडिशनल डायरेक्टर का ऑफिस करेगा। ठीक है, जैसे कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, भारत कोष का जो चालान है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आप याद रखना, इसको मैं हेडिंग दे सकता हूँ, भारत कोष चालान। ऐसे ही करके इसको याद रखो आप कि भारत कोष का जो चालान है उसकी टेबल क्या है, वो टेबल ये है। ठीक है, अब वैलिडिटी क्या होती है? जो ये कार्ड बनेगा, वैलिडिटी ऑफ CGHS कार्ड, इसकी क्या वैलिडिटी है? अगर हो आप सर्विंग एम्प्लॉय, सर्विंग एम्प्लॉय, तो जो आपको एक बार कार्ड दिया उसकी वैलिडिटी होगी 5 ईयर्स। ठीक है, जब से डिपार्टमेंट ने आपको अप्रूव किया तब से 5 साल की जो है वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। पेंशनर्स जो होते हैं ये तो होल लाइफ का है पूरा का पूरा। ये जो अभी हमने पिछले वाला कंट्रीब्यूशन आपको बताया वो कितना है? होल लाइफ कार्ड, इसको लिख सकते हैं हम, भारत कोष चालान फॉर होल लाइफ, होल लाइफ कार्ड। ये लो, होल लाइफ कार्ड, कार्ड का ही है ये, याद रखना है। चलो, तो सर्विंग एम्प्लॉयज का 5 साल हमने बता दिया, जब से अप्रूवल हो जाती है आपके एप्लीकेशन की प्लास्टिक कार्ड के, तब से आपका जो है वैलिडिटी ऑफ कार्ड है वो 5 साल रहेगा। पेंशनर्स हैं जिनका होल लाइफ का कार्ड है, क्योंकि होल लाइफ वालों का तो होल लाइफ चलेगा, तो डेट ऑफ अप्रूवल जो एडिशनल डायरेक्टर ने दी है सिटी के या हेडक्वार्टर के, ठीक है, वो तब तक रहेगा। तो पेंशनर्स, पेंशनर्स का होल लाइफ होता है, एंड इफ नॉट होल लाइफ देन वैलिडिटी गिवन बाय एडिशनल डायरेक्टर ऑफ CGHS कंसर्न। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। तो वैलिडिटी कार्ड का आपको पता लग गया। कार्ड जो वैलिड है वो CGHS के वेलनेस सेंटर पे पूरी की पूरी कंट्री के अंदर वैलिड होता है। ठीक है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। मेडिसिन का अगर सवाल आता है कि मेडिसिन कितने टाइम के लिए आपको मिल सकती है, मेडिसिन, मेडिसिन तो 3 मंथ्स की आपको मेडिसिन मिल सकती है। 3 मंथ्स, कितने दिन की मिल सकती है? 3 मंथ्स की मिल सकती है। ये अप टू रहेगा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स मिलेगी, अप टू 3 मंथ्स है। इफ क्रोनिक डिजीज, इफ क्रोनिक डिजीज, तो आपको ज्यादा दे सकते हैं 3 महीने की, अगर क्रोनिक डिजीज है कोई, नहीं तो हो सकता है 1 महीने की आपको दे। ठीक है, अब जो वेलनेस सेंटर है आपके, वही रेफरल आपका बना सकते हैं कि भाई इस प्राइवेट हॉस्पिटल में आप दिखा लो ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, बाकी CGHS के अंदर जो भी इम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं, अगर एक ये भी सवाल आता है कि भाई जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल है, आपको पूछते हैं वो किस हिसाब से होता है क्वेश्चन, आपको अभी बता देते हैं कि कैसे पूछा जाएगा आपको, कि आर CGHS बेनिफिशरीज अलाउड टू अंडरगो ट्रीटमेंट एट एनी इम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल विदाउट एनी रेफरल। तो एग्जैक्टली यही है कि विदाउट एनी रेफरल CGHS बेनिफिशरी आर अलाउड टू अंडरगो ट्रीटमेंट एट प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पेनल्ड इन CGHS फैसिलिटी। ठीक है, तो वो जा सकते हैं, कहीं भी वो करा सकते हैं। चलो, अब कार्ड का रिन्यूअल है, कार्ड रिन्यूअल। तो कार्ड रिन्यूअल के लिए क्या करना है? अगर आपके कार्ड पे वैलिडिटी है तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ
एक्सपायरी, रीअप्लाई। तो क्या करना है, उन्होंने रीअप्लाई कर देना है और कार्ड का जो रिन्यूअल है वो हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय मान लो सीजीएचएस की जो फैसिलिटीज है उसके लिए इनएलिजिबल हो जाता है तो क्या होगा, तो मेन जो कार्ड होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्फॉर्म करेगा एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, कि भाई इनके बेनिफिट है जो ये हम बंद करने वाले हैं। क्लियर है आपको ये बात। मान लो किसी एम्प्लॉय का अगर ट्रांसफर हो जाता है उस एरिया से, या वो रिजाइन कर देता है, या वो रिटायर हो जाता है, तो रिटायर पे फिर सर्विंग एम्प्लॉय वाला तो बनने से रहा, फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशनर का बनेगा। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस हैं, ये आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, चलो। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो फैमिली बेस्ड हम बात करेंगे। फैमिली, फैमिली का क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम हस्बैंड और यहाँ पे लिखेंगे हम वाइफ। हस्बैंड वाइफ बोथ सीजीएचएस, ऐसे याद रखते हैं। तो क्या है, बोथ के जो पेरेंट्स हैं वो फैसिलिटी ले सकते हैं। बोथ पेरेंट्स यानी कि हस्बैंड के भी पेरेंट और वाइफ के भी पेरेंट वो फैसिलिटी ले सकते हैं सीजीएचएस। ठीक है, तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो जिस टाइम पे आपका कार्ड बनता है उस टाइम पे फैसिलिटी होती है कि आपने अपने पेरेंट को ऐड कराना है या पेरेंट इन लॉ को ऐड कराना है इसके अंदर। ठीक है, चलो। क्योंकि उसमें कंडीशंस होती हैं डिपेंडेंसी की, अगर पेरेंट इन लॉ आप पे डिपेंडेंट हैं तो आप उनका भी करा सकते हैं हस्बैंड के केस में। वाइफ क्या है, वाइफ के तो वो पेरेंट ही है, तो वाइफ तो खुद करा ही सकती है उनका। तो कुल मिला के यही हुआ, अगर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कंट्रीब्यूट करते हैं सीजीएचएस की स्कीम के लिए तो दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं बेनिफिट। आपने बस इतना याद रखना है। ठीक है। अगर किसी का बच्चा परमानेंटली डिसेबल्ड है और अनमैरिड है, ठीक है, और पूरी तरह फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट है सीजीएचएस पर, कि जो एम्प्लॉय है जो बेनिफिट ले रहा है, तो क्या होगा कि जो उनके बच्चे को है वो भी एलिजिबल है इस फैसिलिटी के लिए। ठीक है, और हर 5 साल में यहां पे लिख देंगे हम परमानेंट डिसेबल्ड सन, सीजीएचएस, ओके कर दिया हमने। ठीक है, एंड एवरी 5 ईयर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शुड फर्निश्ड। 5 साल में, ये इस पॉइंट को याद रखोगे आप, 5 साल के में है जो है परमानेंट डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो सीजीएचएस की जो अथॉरिटी है उसको आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है। अब अगर किसी का बच्चा 25 साल से ज्यादा का है, 25 ईयर्स अबव, अगर किसी का बच्चा 25 साल से ज्यादा का है जिसमें 25 साल होने पर उसको डिसेबिलिटी हुई तो भी वो कंसीडर किया जाएगा, 25 साल एंड अबव। और यहां पे लिखेंगे हम डिसेबिलिटी वाइल अटेनिंग 25 ईयर्स एज, तो वो भी एलिजिबल फॉर सीजीएचएस। ठीक है, इस केस में भी वो एलिजिबल है। अब ये फैमिली का है सारा का सारा पर्सपेक्टिव जो हम आपको समझा रहे हैं, वो फैमिली का केस है सारा का सारा। ठीक है। अब परमानेंटली डिसेबल्ड हमने सन का बताया, ऐसे परमानेंटली डिसेबल्ड अगर आपका भाई भी है परमानेंटली डिसेबल्ड, और डिसेबिलिटी का देखो ये बताने की जरूरत नहीं है, 40% से ज्यादा या 40% अगर कोई डिसेबल है वो ही डिसेबल माना जाता है। परमानेंट डिसेबल्ड अनमैरिड, मैरिड का नहीं होगा, अनमैरिड ब्रदर, अगर डिपेंडेड है आप पर, डिपेंडेड ऑन एम्प्लॉय, ठीक है, तो वो भी सीजीएचएस के लिए ओके कर दिया हमने, यहाँ पे ये भी ओके कर दिया। ठीक है, तो वो भी सीजीएचएस के लिए क्या है, सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे।
चलो, अब किसी की डॉटर है, या तो वो विडो है या वो जुडिशियली सेपरेटेड है, जुडिशियली सेपरेटेड, कि भाई आफ्टर मैरिज वो अलग हो चुके हैं और अब क्या है, अब वो फादर के साथ में रहते हैं और फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। तो सीजीएचएस के जो बेनिफिट्स हैं वो माइनर्स को मिलेंगे, उनके माइनर चाइल्ड ऑफ डॉटर, उनको है जो सीजीएचएस की फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, और कब तक मिल जाएगी बच्चों? 18 साल की एज तक, क्योंकि माइनर लिखा है हमने यहाँ पे। माइनर, माइनर का मतलब होता है लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। इस पॉइंट को भी याद रखना। तो अगर डॉटर विडो है या जुडिशली सेपरेटेड है और उनके बच्चे हैं, माइनर चाइल्ड है डॉटर का, तो लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, बिकॉज माइनर का मतलब है होता है लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, तो सीजीएचएस की फैसिलिटीज उनको भी प्रोवाइड की जाएगी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, और इनकम की जो लिमिट है डिपेंडेंट की, अब यहाँ पे डिपेंडेंट की लिमिट लिख लेते हैं, डिपेंडेंट इनकम लिमिट, तो ये एग्जैक्टली आपने पढ़ी होगी, 1,08,000 एनुअली। ठीक है, तो मंथली आप इसको याद रखोगे तो आप याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं हम 9,000 रुपये मंथली। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए डिपेंडेंसी के लिए। क्लियर हो गया? क्लियर? अब ये तो हुआ फैमिली का एम्प्लॉय के साथ में। अब एक केस आता है फैमिली अलोन, फैमिली अलोन वाला, कि भाई फैमिली अकेले कैसे बेनिफिट ले सकती है। तो ये बात हमने आपको सबसे पहले बताई थी। अगर कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर हो जाता है अनदर सीजीएचएस स्टेशन पर, और या फिर एब्रड चला जाता है अपनी फैमिली को छोड़कर ओल्ड स्टेशन पे, तो जो कंट्रीब्यूशन है उनकी फैमिली का वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, या फिर ये कह लो कि ट्रांसफर अगर नॉन सीजीएस स्टेशन पे हो जाता है तो फैसिलिटी, ये भी समझाएंगे आपको। हाँ, तो फैमिली अलोन का आपको बताया हमने कि जैसे अब्रॉड अगर ट्रांसफर हो गया, अब्रॉड या ट्रांसफर हो गया, तो फैमिली को मिलेगा फैमिली कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू? सी जी एच एस। ठीक है, तो उनका कंटिन्यू रहेगा। चलो, अब एक कंट्रीब्यूशन की टेबल और समझाते हैं और आज के लिए इस क्लास को खत्म करने वाले हैं, फिनिश करेंगे इसको। ठीक है, आगे पार्ट 2 के अंदर होगा, बहुत बड़ा टॉपिक होता है सीजीएचएस का। तो देखो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक्चुअल में बात इस पे की जाती है कंट्रीब्यूशन होता कितना है। लेवल 1 to 5, लेवल 6, लेवल 7 to 11, टेबल ऐसे ही चलेगी, 12 एंड अबव। ये लेवल है, कौन से लेवल है? पे लेवल है। ये पे लेवल लिख क्या, 1 to 5 में 250 रुपये पर मंथ आपका कटता है सीजीएचएस के लिए। लेवल 6 में आपके 450 रुपये मंथ का कटता है। 7 से 11 में 650 रुपये आपका मंथ का कटता है, और बाकी में 1,000 रुपये आपका मंथ का कटता है। ठीक है, तो ये तो है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आपको वार्ड की इंटाइटलमेंट कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे, वो बेसिक पे के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, वो क्या होता है, बेसिक पे के अकॉर्डिंगली होता है। चलो लिख देते हैं, वार्ड इंटाइटलमेंट। वार्ड का इंटाइटलमेंट देख लो बच्चों,
वार्ड का है अगर बेसिक, बेसिक अप टू, आप शुरुआती एम्प्लॉय हो लेवल 1 से और 36,500 तक बेसिक अगर आपकी है, ठीक है। तो एम्स का अलग आप याद रखोगे, यहाँ पे एम्स की टेबल हम अलग बनाते हैं, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स के अंदर। बाकी अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट, तो प्राइवेट के अंदर क्या है, आपको जनरल वार्ड मिलेगा, ठीक है, वो भी समझाएंगे एम्स के अंदर क्या होगा। बेसिक पे बेसिक अप टू, नहीं यहाँ पे लिख ही देते हैं आपको, 36,501 से लेके 36,501, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, आप समझ नहीं आएगा आपके, यहाँ पे लिख देते हैं 36,501 से लेकर 50,500, ठीक है। तो सेमी प्राइवेट, तो इसमें सेमी प्राइवेट इनको प्राइवेट रूम मिल जाएगा। एक होता है 50,501 से लेकर 63,100 तक। देखो ये टेबल कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, एक बार पढ़ना आपके समझ आ जाएगी। अब प्राइवेट रूम मिल जाएगा आपको 63,101 से लेके 80,900 तक है बेसिक पे, तो भी प्राइवेट रूम मिल जाएगा आपको। इसके बाद 80,901 एंड अबव जितनी भी बेसिक होती है तो भी आपको प्राइवेट मिल जाएगा। अब एम्स की क्या कंडीशन है, एम्स में देखो इस लेवल पे भी जनरल मिलता है, सेमी प्राइवेट लेवल पे भी जनरल मिलता है जहाँ प्राइवेट में मिलता है, इस प्राइवेट पे भी जनरल मिलता है, तो कुल मिला के 63,100 पर हम याद रखेंगे हमें जनरल वार्ड मिलता है। और 63,101 से लेके यहाँ से प्राइवेट रूम की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 80,901 एंड अबव से अगर आप देखोगे तो ये डिलक्स जो भी है या प्राइवेट ही कहेंगे, अगर डिलक्स नहीं है तो ये आपको फैसिलिटी मिल जाती है। तो वार्ड की इंटाइटलमेंट है, आपने ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है, कि बेसिक पे 36,500 तक है तो आपको मिलेगा जनरल, एम्स के अंदर भी जनरल। 36,501 से 50,500 तक है तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा सेमी प्राइवेट, और एम्स के अंदर मिलेगा जनरल वार्ड। 50,501 से लेकर 63,100 तक है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम मिलेगा, लेकिन एम्स में फिर भी जनरल वार्ड मिलेगा आपको। 63,101 से शुरुआत हो जाती है एम्स के अंदर प्राइवेट की, 63,101 से 80,900। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर तो प्राइवेट रूम ऑलरेडी मिल चुका आपको अब, और एम्स के अंदर भी प्राइवेट रूम मिल जाएगा। 80,901 से और अबव में आप एलिजिबल हो जाते हो प्राइवेट में प्राइवेट रूम के लिए, और एम्स में प्राइवेट रूम या डीलक्स जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है मैक्सिमम आपको मिल जाता है उसका बेनिफिट, ठीक है। तो ये बच्चों क्लास हमारी कंटिन्यू करेगी, एंड ऑफ द स्लाइड है, अब क्लास जो आज हमने करानी थी वो हम फिनिश करा चुके हैं। तो इंटीग्रेटेड कोर्स है, अगर आपने ज्वाइन करना है व्हाट्सएप आप कर सकते हैं सिंपली। व्हाट्सएप का आपको पता है हमारा नंबर गिवन है 830731214291। करंटली प्रिपेयर करा रहे हैं हम आपको एनआईटी, आईआईटी और एमसीआरई जो आने वाला है उसके एग्जाम के लिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।